खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको। ये एक खुसूसी बैठक आज हमने सजाई है कुछ बुनियादी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए, और वो बुनियादी चीज़ें हमारी और आपकी सेहत से मुताल्लिक़ हैं। और आज की इस बैठक में हम बुनियादी चीज़ों पर, सेहत से मुताल्लिक़ जो बुनियादी बातें हैं उस पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि मौसम की तब्दीली के साथ बाज़ औक़ात कुछ ऐसी छोटी छोटी बीमारियाँ लाहिक हो जाती हैं जिनका अगर बर वक्त इलाज ना करें या उसको हम समझ ना पाएँ या उस पर हम केयरलेसनेस का मुज़ाहरा करें तो वो अगले मरहले में भी दाखिल हो सकती हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर हमारे पास बुनियादी मालूमात मौजूद हैं उस छोटी सी बीमारी को टैकल करने के लिए, तो हम घर में ही कोई टोटका करते हैं और ठीक हो जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास भी जाना नहीं पड़ता। तो बुनियादी तौर पर आप छोटी छोटी बीमारियों को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से टैकल करते हैं और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ये बुनियादी मालूमात अगर आपके पास हैं तो बहुत आसानी रहती है, वगैरह ना कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकती हैं। अब इस सारे जो मामलात हैं उसमें हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि तालीम का ना होना और आगही और शऊर का ना होना भी एक बड़ा मसला बन जाता है। तो अगर जहाँ पर कुछ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, जिस घर में मौजूद हैं या जिस कम्युनिटी में मौजूद हैं, जिस गाँव या देहात में मौजूद हैं, तो वहाँ पर ये मसले कम होते हैं। लेकिन जहाँ पर तालीम की कमी है, वहाँ पर शऊर की कमी है, वहाँ पर हम देखते हैं कि ये मसाइल बढ़ जाते हैं, ख़ास तौर पर गाँव और देहातों में। तो आज हमने एक गांव के एक माहौल में ये बैठक इसीलिए सजाई है ताकि आपको बुनियादी चीज़ों से एजुकेट कर सकें और बुनियादी चीज़ों के बारे में जान सकें। तो मैं तारुफ़ करवाता हूँ अपने उन मेहमानों का जो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर मोहम्मद अबरार साहब मौजूद हैं, आप उस्ताद हैं। इनसे हम जानेंगे कि बुनियादी तालीम का होना कितना ज़रूरी है अगर हम छोटी छोटी बीमारियों को हैंडल करना चाहते हैं। डॉक्टर इसाक फ़ारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप हर्बलिस्ट हैं और आप जानते हैं कि ऐसे लोगों के पास बहुत से ऐसे टोटके होते हैं जो हम घर पे इस्तेमाल करके अपनी छोटी छोटी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो इनसे चीज़ें जानेंगे। यहाँ मेरे साथ काशिफ़ और बिलाल मौजूद हैं, आप पोलियो वर्कर्स हैं। पोलियो एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का और बहुत बड़ी और शर्मिंदगी का बायस बना हुआ है। इसको टैकल करने के लिए क्या हो रहा है ये हम इनसे बात करेंगे। डॉक्टर अली सकलैन हैदर साहब मौजूद हैं, आप कंसल्टेंट फिजिशियन एंड नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। और मेरे साथ कुछ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, इनके व्यूज़ हम इसलिए जानना चाहते हैं देखने के लिए कि बुनियादी तौर पर ये इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या है और इन तमाम बुनियादी चीज़ों को जो सेहत से मुतालिक हैं ये लोग कैसे डील करते हैं और टैकल करते हैं। तो डॉक्टर अली सकलैन साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि मौसम की तब्दीली के साथ कुछ छोटी छोटी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। बाज़ हम देखते हैं कि खांसी और नज़ले से कोई बीमारी शुरू होती है, फिर वो इन्फेक्शन की तरफ चली जाती है, फिर वो सीने के इन्फेक्शन या निमोनिया की तरफ चली जाती है। तो बीमारी को हम छोटी बीमारी को नज़रअंदाज करते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप छोटी बीमारी को नज़रअंदाज ना करें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और दूसरे नंबर पर बड़ा खूबसूरत आपने ये बैठक सजाई है। मुझे खुशी इस बात की है कि मीडिया जो कि एक रैपिड वे है ट्रांसफ़र का, जो मैसेज लोगों तक जाता है, अगर उस पे सेहत की तालीम की बात हो तो ये बहुत बड़ा सदका जारिया है कि जो आज इस बैठक से लोगों तक पैगाम पहुंचेगा। और मैं समझता हूं कि अगर उससे लोग मुस्तफ़ीद हों तो हम सब का जो मकसद है वो हल हो जाएगा। आपने जो मौसम के हवाले से बात की है और उसमें जो हमारा रवैया है जो आपके इंट्रो में भी आ रहा था, तो देखें, सबसे पहली तो बात ये है कि जहाँ तक मौसमी तब्दीलियाँ आती हैं, इसके साथ ही जो वायरल इन्फेक्शंस हैं ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। और जो आपने नज़ला ज़ुकाम खांसी की बात की, तो उसमें आप देख लें कि जो इन्फ्लुएंज़ा है वो हर सीज़न जैसे ही चेंज होता है तो हम में से तकरीबन सारे लोग ही किसी न किसी मरहले में नज़ला ज़ुकाम खांसी का शिकार हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल अभी आप ले लें कि अभी हम एक पैंडेमिक में हैं भी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक उस पर कंट्रोल मौजूद है जी। लेकिन जो बात आपने की है ना रवैये की, इसके साथ उसको टच करना बहुत ज़रूरी है। जो कोविड-19 जो कि एक वायरस था जी। और वायरस की भी सेम अलामात वैसी ही थी जिस तरह नज़ला ज़ुकाम खांसी की होती हैं। हुआ क्या कि हमने जो 2-3 महीने, और हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने इस वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस तरह का हॉट वेदर कंट्री है, कुछ लोगों की अजम्पशन थी कि यहाँ पे बहुत कम ये वायरस फैलेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे जो बड़ा
प्रॉब्लम आया ना, जो हमने ये पीछे 2-3 महीने की एक बहुत मुश्किल टाइम गुजारा, अगर आपको याद हो तो जो हमारा रमज़ान के आखिरी अशरे में जो ईद उल फितर से पहले का वीक था, वो लोगों का रवैया था कि लोगों ने इसको इतना इजी लिया कि जी ये पहले नंबर पर तो इतना मिथ रहा है और ये सोशल मीडिया के ऊपर ये है ही नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये साजिश है, ये गवर्नमेंट के पैसे कमाने का तरीका है, ये फ़लाँ डॉक्टरों के ऊपर, मेडिकल कम्युनिटी के ऊपर, मतलब हर चीज़ की हमने थॉट इस्तेमाल की। अगर हम सिर्फ इसको बीमारी की तरह ले लेते और जो SOPs या उसकी एहतियाती तदाबीर थी हम उसको कर लेते, तो मैं समझता कि शायद हम इस मुश्किल में ना गुजरते। अभी ईद उल ज़ुहा पे देखें कि हमें लॉकडाउन इम्पोज करना पड़ा और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारे जो वेव हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली यहाँ तो 5000 अफराद के मरने के बाद भी लोग पूछ रहे हैं कि ये कोरोना कोई है। अभी तक भी हम सारा दिन अस्पताल में ऐसा ही। अब आपने अगला बात की कि जब नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाए, सिंपल आपने वायरल इन्फेक्शन लिया है, अब ये है कि आपने उसको टाइमली ट्रीट नहीं किया। अब ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ वेज हैं। आपने टोटकों की बात की, यस, कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो मेन चीज़ तो हमारी इम्यूनिटी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। अगर हम अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर रखने के लिए जो भी टोटके कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली वो हमें हेल्प आउट करती है कि आपकी जो बैक्टीरिया या वायरस है जब वो बॉडी में आए तो फाइट तो बॉडी उसको करेगी। दूसरी बात ये है कि ये टोटके अपनी जगह पर, जब तक आप उस अपनी डिजीज़ को इन्वेस्टिगेट नहीं करते, प्रॉपर वे में डॉक्टर से रजू नहीं करते, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन ही जानलेवा होती हैं। शायद डिजीज़ या वायरस उतना जानलेवा नहीं है जितनी कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि खांसी नज़ला की सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन, जब आपको चेस्ट इन्फेक्शन जिसको हम निमोनिया कहते हैं, जब निमोनिया आपको हो गया है तो देन आपका डेथ रेट बढ़ने का इम्कान है। वैसे इन्फ्लुएंजा के साथ तो किसी को क्या होना है, लेकिन जब वो कॉम्प्लिकेशन का, और कॉम्प्लिकेशन कब आती है, जब आपने राइट इन टाइम उसको एड्रेस नहीं किया। और हम कहते हैं मामूली नज़ला ज़ुकाम है जी, कुछ नहीं है यार, क्या हो गया, मामूली ज़ुकाम है, हालांकि उसकी अच्छा एक और मसला भी है, वो मैं आपसे दोबारा वापस आता हूँ तो फिर मैं पूछता हूँ, और वो ये है कि हम सेल्फ मेडिकेशन, यानी शहरों में ख़ास तौर पर ये होता है, दो तरह के रवैये होते हैं, या तो आप इग्नोर कर देते हैं, आप कहते हैं यार कोई मसला नहीं है मसरूफियत की वजह से या किसी वजह, या दूसरा बिहेवियर ये होता है कि आप सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं। तो इन दोनों में के बारे में आपकी राय क्या है, मैं इस पर पूछता हूँ। लेकिन डॉक्टर इसहाक पहले मुझे एक चीज़ बताइए, ये एक होते हैं टोटके जो हम बड़े बूढ़ों से सुनते आते हैं कि जी नज़ला हो गया ये ले लो, ये जड़ी बूटी इस्तेमाल कर लो, या फ़लाँ पंसारी की दुकान से ये चीज़ ले आओ, इसको इस्तेमाल कर लो। ये आपके ख्याल में कैसा है, ये वाली प्रैक्टिस कैसी है? सबसे पहले तो असद भाई कि ये चीज़ है कि हमें जो पहले आपने स्टार्ट डॉक्टर साहब से क्वेश्चन किया कि सीरियसनेस, किसी भी डिजीज़ के बारे में अगर हमारा सर भी दर्द करता ना, हमें कहना कोई गल नहीं यार हो जाएगा ठीक है, केड़ी गल है, कुछ नहीं होता। लेकिन वही पता चलता कि मिग्रेन है, नज़ला ज़ुकाम बुखार है, उसको इग्नोर कर दिया, कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की। सबसे पहले तो यह है कि कोई भी डिजीज़ हो उसके बारे में इंसान को सीरियस होना चाहिए जी। दूसरी बात यह है कि टोटकों के बारे में, टोटके भी आप तभी इस्तेमाल कर सकेंगे जब आपको ये पता हो कि मैंने इसके बारे में क्या इस्तेमाल करना है। टोटका तो आम इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब रात के टाइम पर एक आदमी है वो भिंडी खाता है, सब्जी है भिंडी, उसको खाया, उसके बाद उसने दूध पी लिया, तो 100% रात के टाइम पर उसको डायरिया लगना। अच्छा, ठीक है ना जी। तो ऐसी चीजें जब उसको ये नहीं पता कि मैं अब मुझे डायरिया तो लगे, मैं हटाऊंगा कैसे इसे, पता चलता उसके बाद कि मोशन लगे हो तो मैं जी छिलका इसबगोल खा लूं, फिर उसके बाद सीधा वो इमरजेंसी जरूर जाएगा, घर में नहीं रहेगा। जब ये मिसकंसेप्शन या समझा यह जाता है कि जी अगर आपको पेट खराब है तो आप छिलका ले लें इसबगोल का, इसबगोल ले लें, हालांकि उसको ये नहीं पता कि मैं किस जगह पर लेना है। ठीक है ना जी, मैंने किस चीज़ के साथ लेना है। जैसे अगर किसी को आम है, पेट के अंदर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, मरोड़ उठ रहा है, उसका हमें पता कि ये इसको जो मरोड़ उठ रहे हैं, बार बार मरोड़ के इसको स्टूल पास हो रहा है, छिलका इसबगोल मीठे पानी के साथ ले लेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसको डायरिया लगा हुआ है और उसने छिलका इसबगोल पानी के साथ खा लिया तो मैंने आपको पहले बताया कि वो इमरजेंसी में जाएगा। जो अवेयरनेस है ना जी, वो तालीम, घर के अंदर किसी चीज़ के बारे में पता होना, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे बूढ़ों का आपने बताया कि टोटके वगैरह जो इस्तेमाल करते थे, उसमें असद भाई सबसे बड़ी बात ये चीज़ होती है कि उन लोगों का एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस किस तरह से हुआ कि उस तरह डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे ज़्यादा,
ठीक है ना, MBBS डॉक्टर्स बहुत कम थे, कोई कोई होता था डॉक्टर। खास तौर पे गांव देहातों में तो कॉन्सेप्ट नहीं था कि वहाँ पे डॉक्टर सर्व ही करने नहीं जाते थे। और अभी भी आप देख लें, जो आपके दूर रिमोट एरिया है वहाँ पर आप देख लें, देहातों में हमारे कितने लोग डॉक्टर मिलते हैं। फिर उन लोगों का घर में ही चीज़ें इस्तेमाल करके, बड़ी बूढ़ियों को, नानी अम्मा का, दादी अम्मा का, सबका उनका एक्सपीरियंस हुआ था, वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन मैं यहाँ पर ये जरूर कहूँगा कि खाम खास सेल्फ मेडिकेशन और टोट के इस्तेमाल नहीं, बिहेवियर का एक नुकसान भी होता है। वो ये कि बड़ी बूढ़ियाँ जो हैं वो ये कहती हैं कि छोड़ो क्या डॉक्टर के पास जाना है, यहाँ तक कि जचगी और बच्चे की पैदाइश का अमल भी घर पे ही करने को तरजीह देती हैं कि जी हम जो है वो हमारे वालदा ने या हमारे बड़ों ने वो इसी तरह चलते आ रहे हैं, तो तुम्हें क्या जरूरत है जाने के लिए। अब वहाँ पर मैं एक बात ना ऐड कर दूंगा कि जो है ना डिलीवरीज करिए देहातों में, ठीक है ना, मेरे सुनने वाले प्लीज़ अगर ये सुने इस बात को तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी उनके लिए कि घरों में डिलीवरीज करते हैं, ठीक है ना, ठीक है, घरों में केसेस होते हैं, सब कुछ है, वो जो दवाइयाँ होती हैं ना वो एक्सपर्ट नहीं होती, वो बच्चे को खींच तान के जैसे भी होते हैं डिलीवरी तो करवा देते हैं ना, उनको पता ये है कि टाइमिंग क्या है, ना मैंने कौन सा इंजेक्शन देना है, मैंने इसको पेन रिलीवर कौन सा देना है, ठीक है ना, वो अपनी ज़बरदस्ती करते हैं। अब डॉक्टर साहब बैठे हुए जिस चीज़ को एडमिट करेंगे कि ऑक्सीजन, मैं अब इंग्लिश में नाम नहीं लूँगा कि न्यूनेटल और हाइपोग्लाइसीमिया ऐसे कुछ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सीधा सीधा अल्फाज कहूँगा ताकि आप समझ सकें। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बच्चा सांस लेट लेता है, वो जैसे डॉक्टर पैदा होता है तो फौरन उसको चमाटे लगाते हैं बच्चे को, वो रोता है तो ऑक्सीजन की पूरी जो है ना सप्लाई उसके दिमाग तक जाती, ठीक होता है। लेकिन जब जितनी देर तक बच्चा नहीं रोता, जिसको लेट क्राई कहते हैं, वो जितनी देर तक नहीं रोता उतना ही उसको बच्चे को नुकसान होता है। देहात में उन्होंने बच्ची ने ऐसे कर दिया, दाई ने कर दिया, बच्चे की पैदाइश तो करवा दी, लेकिन उसको बाकी नहीं पता कि मैंने बच्चे का बेड़ा गर्क कितना कर दिया। इसका कौन सा हिस्सा डैमेज हो जाएगा, जिस भी बच्चे को लेट क्राई केसेस में आएगा, यानी कि उसके ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन जितनी देर तक पहुंचेगी, जितना टाइम गया है, उसना कोई ना कोई हिस्सा उसका डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए ये भी एक जरूरी है कि अवेयरनेस लोगों को, जैसे आप तो मीडिया ये बुनियादी तौर पे शऊर भी होना चाहिए कि आपने टोटके कब कितनी किस हद तक इस्तेमाल करने हैं और उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जरूर जाना है। सर एक्सपर्ट के बगैर कुछ नहीं है। आप डॉक्टर साहब मेडिकल स्टोर पर बहुत सी दवाइयां पड़ी होती हैं, बहुत से लोग हैं जो मेडिकल स्टोर वाले के पास जाते हैं, आप ये दे दे हमें जी, वो दे दे जी, बिल्कुल सही मर्जी से ले रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ होती है, एक शऊर होता है डॉक्टर साहब, वो ये होता है कि आपको बुनियादी मालूमात कितनी है अपने इशू से मुतालिक। मिसाल के तौर पे मेरा इशू अगर फ़र्ज़ करें मोटापा है और मेरा अपना वज़न कम करना है, तो मेरे पास ये मालूमात नहीं है और मैं उसके लिए गलत डाइट ले रहा हूँ, या मुझे यही मालूमात नहीं है कि ये कैसे कम होगा और कौन सी डाइट छोड़ना पड़ेगी या कितनी कैलोरीज आपको लेनी पड़ेंगी और किस में कितनी कैलोरीज होती हैं, तो आप इस साइंस के बगैर अपना वज़न तो नहीं कम कर सकते, और फिर भी करेंगे तो कुछ ना कुछ आप डैमेज कर रहे होंगे। तो ये बुनियादी शऊर या बुनियादी तालीम का होना कितना ज़रूरी है, या घर में कम से कम एक पढ़े लिखे बंदे का होना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे इनवाइट किया, और इस बैठक में वाकई मुझे लग रहा है कि मैं गांव में बैठा हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी गांव से है। रियली आई एम वेरी सेटिस्फाइड व्हाइल सिटिंग हियर। बात हो शऊर की, देखें हमने पाकिस्तान बनना एक मुआज़ा है, पाकिस्तान बन गया। बनने के बाद अब हम बच्चों को तालीम देते हैं कि पाकिस्तान कैसे बना, क्या हुआ, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन जो बुनियादी प्रॉब्लम हैं इस मुआशरे में और पाकिस्तान में, या बुनियादी इल्म जो है वो चाहे बीमारियों के मुतालिक हो, वो चाहे सोसाइटी के मुतालिक हो, वो अखलाकियात के मुतालिक हो, वो किसी भी हवाले से हो, वो होना ज़रूरी है। हमने मुआशरती उलूम, मैथमेटिक्स, साइंस, इन चीज़ों पे तो हमने फोकस रखा, हमारे करिकुलम का आज भी फोकस है, लेकिन ये जो बुनियादी शऊर है इसके हवाले से अभी तक हम नाकाम हैं। अभी तक हमने वो प्रोवाइड नहीं किए डॉक्यूमेंट्स, या करिकुलम में ये चीज़ें हमने उसमें ऐड नहीं की। हमेशा सिस्टम वही चलता है, वही इंसान आगे बढ़ता है जो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को ढालता है, अपने आप को तैयार करता है, चैलेंजेस के लिए तैयार करता है। अगर हम ये चाहते हैं कि ये शऊर हमारे अंदर आए, तो इन चीज़ों का बुनियादी इल्म जो है हमारे बच्चों तक पहुंचना ज़रूरी है। ट्रेडिशनल वे जो थे, ठीक है, ट्रेडिशनल वे काम करते हैं, लेकिन वो बुज़ुर्ग भी चले गए हैं, वो जड़ी बूटियाँ भी आलमोस्ट ख़त्म हो गई, अब नई चीज़ें आ गई हैं, नए जर्म्स आ गए, नए बैक्टीरियाज, वायरसेस आ गए। तो उसके हवाले से अब हमें डॉक्टर्स या फिर बुनियादी जो इल्म है, फ़र्स्ट एड से आप कह लें, फ़र्स्ट एड कह लें, या बुनियादी मेडिकल एजुकेशन, उसका सिलेबस में ये बच्चों को पढ़ाना वो बहुत ज़रूरी है, उतना ही जितना कि दूसरे सब्जेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। लिहाजा ये इल्म जो है ये होना चाहिए। और फॉर एग्जांपल एक फैमिली में मैं हूँ या मेरा कोई भी पढ़ा लिखा है, वो बच्चों को ट्रांसफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल
जो मैंने ये बात की कि जी ये करिकुलम में होना चाहिए, अब इसको बनते बनते से मुतालिक बुनियादी चीज़ें, फिर मुतवाज़न डाइट से मुतालिक जो है, मुतवाज़न ग़िज़ा से मुतालिक बुनियादी चीज़ें शायद हमने भी बचपन में पढ़ी थी, लेकिन मैं शायद उसकी प्रैक्टिकल जो है वो हमारे यहाँ प्रैक्टिस में नहीं आती लोगों की, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। मैं वही बात करने लगा था कि फॉर एग्जांपल एक घर में एक फ़र्द है जिसको इन चीज़ों का पता इल्म है, उसको चाहिए कि वो बच्चों को इसका इल्म दे, आहिस्ता आहिस्ता उनको बताए कि ये चीज़, ये डाइट ये आपके लिए ज़रूरी है और ये ज़रूरी नहीं है, तब हम आगे बढ़ेंगे इन चीज़ों को काउंटर करेंगे। ये बच्चों में तो डॉक्टर साहब ये वालिदैन ने बच्चों को ये समझाना होता है कि कौन सी ग़िज़ा सेहतमंद ग़िज़ा है, या आमतौर पर गाँव देहातों में ख़ास तौर पर ये कल्चर है कि बाज़ार से मिलने वाली गैर मयारी जो टॉफ़ीज़ हैं, कैंडीज़ हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वो गैर मयारी चीज़ें, या फिर हम देखते हैं कि जो पथारों से या रेहड़ी से, या एक आम ऐसा शख्स जिसने बाज़ार में एक आलू की कुछ चीज़ें या चिप्स बनाए हैं और वो जो हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल हैं उसको ख़याल रखते हुए नहीं बनाए, तो हमारे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं और बड़े उनको नहीं रोकते। तो ये वाली प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है बच्चों के लिए। यही वजह है कि बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, गला ख़राब ज़्यादा होता है। जी, आप देख लें, इसमें इसको आप अगर 2 सेगमेंट में डिवाइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे एक पॉपुलेशन है कि जो देहाती रूरल एरिया है, और दूसरी पॉपुलेशन है जो अर्बन, जो शहरों में है। जी, शहरों में जो बच्चों का इस वक्त रवैया है वो सारे के सारे फास्ट फूड पे चले गए हैं, जंक फूड, फास्ट फूड इस वक्त, चूँकि ज़्यादा यहाँ पे मेरा ख्याल पेरेंट्स के पास भी टाइम नहीं है, वर्कर्स हैं, बच्चे हैं, स्कूल के बाद स्टेटस सिंबल बना लिया उसको, साथ में बन गया। जो आपने बात की है ना रूरल एरिया की, वहाँ पे ये आप देख लें कि अगर जितनी भी फूड वो बाज़ार से, रेडी से, टोकरी से लेके खाएंगे, पहले नंबर पर तो उनका हाइजीनिक कोई मेयार जो है ना वो वहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं। इससे क्या होगा कि बच्चों में ना सिर्फ जो उनके गले के इन्फेक्शंस हैं उनकी तादाद बढ़ेगी, बल्कि जो पेट के निज़ाम, जो इंटेस्टाइन का, मैदे का निज़ाम है, ये सारा उसके साथ डिस्टर्ब होता है। अच्छा, अब छोटा बच्चा जो कि अपनी एक ग्रोइंग एज में है, जिस पे उसके ऑर्गन्स ने अभी हेल्दी होना है, ग्रूम करना है, वो डे 1 से या शुरू से ही डिफरेंट ये वायरसेस या इन अटैक्स में आ जाता है। तो उस बच्चे की जब इम्यूनिटी अपनी से कंप्रोमाइज़ होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत के, बार बार बच्चे को इन्फेक्शन हो रहे हैं, बार बार आप उसको दवाइयों से या जिससे भी टोटकों से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन इस पे डेफिनेटली उसकी जो अपनी ग्रोइंग हेल्थ है उसके ऊपर बड़ा मेजर इफेक्ट आता है। और यही वजह है कि अगर आपको मुतासर कर सकता है, वो उसकी ज़हनी सेहत को मुतासर कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ का, अब जहाँ तक आपका ख्याल है कि आपने पेरेंट्स की बात की, यस आई डू एग्री कि पहला स्कूल तो घर में वालिदैन है जी, लेकिन अब यहाँ पे एक माइंडसेट भी है कि जो हमारे आज भी देहातों में जो माइंडसेट है वो ये है कि वो ये समझते हैं कि वो ये जो फूड वहाँ पे जिस तरह बच्चा इधर उधर से खा रहा है ये हेल्दी फूड है, वो हमें यानी कि शहरों को क्रिटिसाइज़ करेंगे। उनके पेरेंट्स के ख्याल में आज भी उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने का वही तरीका है कि जो वहाँ पे जिस तरीके से बच्चा वो पाल रहा है। पेरेंट्स का एक और बड़ा मसला है, वो ये है कि वो शिकायत है कि बच्चा खाता नहीं है और मजबूर होकर फिर उसको वो खिलाते हैं जो वो खाता है। बच्चा घर से नहीं खाता, जो बाहर से वो खा पी रहा है, जो जिस चीज़ें यूज़ कर रहा है, जी, जी। उसका तो वो उन पेरेंट्स की मॉनिटरिंग नहीं। अब बच्चा देखे ना, जिस तरह आपने वो बाहर गया, बाहर से उसने कोई भी चीज़ खा लिया, घर आके माँ कहती है कि खाने का टाइम है, अब उसने पेट बाहर से भर लिया किस चीज़ से, वो घर आके नहीं। लेकिन वालिदैन यही सोचेंगे किसको भूख नहीं लगती, ये नहीं खाती। येस आई डू एग्री मैं यहाँ पे एक चीज़ पे कि अगर घर की उनकी अपनी हेल्दी डाइट है, साफ़ सुथरी बनी हुई है, डेफिनेटली उसका मेयार डिफरेंट है। लेकिन हम ये नाजरीन के लिए चूँकि प्रोग्राम है तो हम बात कर रहे हैं कि जो बाज़ार से, स्ट्रीट से, जो छाबड़ी से उसने खुराक खानी है वो गैर मेयारी है। और डेफिनेटली पेरेंट्स को इसके ऊपर बहुत, पेरेंट्स जो हैं वो हम देखते हैं कि आम तौर पे 5-10 रुपए निकाल के जेब से देते हैं, जाओ चीज़ खा लो। वो तो अच्छा, वो चीज़ जो है ना, वो आपने बच्चे को, जिसको समझ नहीं है, उसको पूरा इख्तियार दे दिया कि तुम बला कुछ भी खा लो, तुम्हारे इख्तियार में है। और वो समझते हैं कि वो लाड कर रहे हैं बच्चों के साथ। हालांकि ये पेरेंट्स को एजुकेट करना है कि फ्रूट्स में से और जंक फूड में से आपको किसको चूज़ करना है। हालांकि देहात में मैं समझता हूँ कि उनके पास हेल्दी डाइट की चॉइस अर्बन पॉपुलेशन की निस्बत बहुत ज़्यादा है, बिकॉज उनके पास फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं,
उनके पास एवरीथिंग इज़ फ्रेश और ठीक है। प्योर। लेकिन अब जंक फूड जो है ना वो हर गांव देहात में भी लेकिन चली अब गई है। अब वहाँ तो पे इस आउट वक्त खुल तो चुके हैं। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, बिल्कुल इस सही है। वक्त तो वो मेरा सारी बुनियादी सवाल डॉक्टर साहब बाकी मैं आपसे आगे पूछता हूँ, लेकिन ये कुछ पोलियो वर्कर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि जैसे कुछ और चैलेंजेस, ऐसे पोलियो भी एक चैलेंज है, और हम यहाँ पर पेरेंट्स का बिहेवियर अभी तक ये सुनते और देखते हैं कि वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि बच्चों को पोलियो का कतरा पिलवाने से। आपके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं जब आप पोलियो का कतरा पिलाने के लिए जाते हैं घरों में? सबसे पहले सर ये होता है कि उसमें जब हमारी ये टीमें जाती हैं घरों में, ये दरवाज़ा पे जाती हैं जाके जी पोलियो पी लें, इसमें कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा तालीम की कमी है कि वो लोग जो हैं वो कहते हैं जी ये अफवाहें हैं ज़्यादातर कि ये जी यहूद नसारा की बनाई हुई चीज़ है, इससे जो साजिश है ये। अफजश नस्ल जो है वो कम हो जाएगी, हाँ। ये पीने से हमारा बच्चा बीमार हो जाएगा। फिर उसके लिए हम जाते हैं, उनको कहते हैं कि प्लीज़ पी लें ये डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने सारा ये लैब में सारा ये पास किया हुआ है। हाँ। तो उसमें काफ़ी ज़्यादातर लोग जो है हमारी बात भी मान लेते हैं। अब इसमें यह है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि मीडिया जो है इसमें साथ साथ जो है वो प्रोग्राम भी चला रही है, इस पर दिखा भी रही है, तो उसमें काफ़ी अब जो है ना 80% लोग जो है ना इस पे अब मान रहे हैं। ज़्यादातर देहातों में ऐसा हो रहा है कि वो लोग जो है ना वो कहते हैं नहीं जी ये इस तरह करके इससे हमारा जो है बच्चा वो उसमें इमोशन लग जाते हैं, उसका पेट ख़राब हो जाता है। लेकिन फिर हमारे जो आला अफसरान हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उनको जाकर बताते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कुछ ऐसा होता है कि वहाँ के सियासी लोगों को बुलाया जाता है, कोई मस्जिद के इमाम जो होते हैं उनको बुलाया जाता है, सबको बिठा के एक छोटी सी हमारी यूपैक मीटिंग होती है। उसमें जितने कुछ मतलब के होते हैं लोग, इस तरह के पॉलिटिकल लोग होते हैं, उनको कहा जाता है कि देखें ये इस तरह मुहिम फ़लाँ डे से फ़लाँ डे तक चल रही है, ये तारीख़ है इसकी। वो उसमें फिर पहले वो मीटिंग होती है, फिर उनको बता के कि इस तरह करके हमारे वर्कर्स आएंगे तो आपने उनके साथ तामन करवाना है। तो फिर गवर्नमेंट के कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो साथ मिल के फिर लोग बहरहाल मान जाते हैं, पी लेते हैं, वो चल जाता है साथ। सही है, बिल्कुल सही है। बिलाल, मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं डॉक्टर इसहाक मुझे ये बताइए कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है पोलियो के कतरे पिलाने से रिफ्यूज़ करते हुए पेरेंट्स के जहनों में कि इससे अफजाइश नस्ल की कुव्वत मुतासिर होती है, इसका रद्द करने के लिए आप क्या दलील दे सकते हैं? आपके पास तो ऐसी कम्युनिटी भी आती है जो गांव देहातों से ताल्लुक़ रखती है इलाज करवाने के लिए, और ख़ास तौर पर बेऔलादी के मरज़ का शिकार बहुत सारे लोग जो है वो हर्बल इलाज पर काफ़ी बिलीव रखते हैं। सर जी, इसके लिए मैं आपकी बात समझा कि जो लोग अफजाइश नस्ल के बारे में कहते हैं कि जिनकी औलाद पैदा नहीं होगी अगर जिन्होंने कतरे पिए, कतरे पी लिए। सर जी ये 74 साल से जो कतरे पी रहे हैं, हाँ यही मैं कहने वाला। ठीक है, 74 से शुरू हुए जी, और उस वक्त बहुत से लोगों ने कतरे पिए। जब ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि गवर्नमेंट के तौर पर बाकायदा तौर पर अनाउंस किया 94 से शुरू है सर। अब 94 से लेकर अब तक 26 साल बनते हैं सर। 26 साल में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कतरे पिए सर, और उनके 6-6 बच्चे हैं सर। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है कि इसके साथ नहीं जी जिसने कतरे पी लिए उसकी औलाद नहीं होनी, कुछ नहीं, ये बिल्कुल बकवास है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? हम एक तरफ बैठकर कहते हैं कि यार ये चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी, ये यहूद नसारा की है। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि एलोपैथिक मेडिसिन को बंद कर दें, क्योंकि तमाम के तमाम यहूद नसारा से आती हैं। कितने लोग हैं जो रुकेंगे? वो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो आप शौक से पीते हैं, ठीक है जी, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है काली पीली जो भी है वो धड़ाधड़ पी रहे होते हैं। उस वक्त नहीं देखते कि ये यहूद नसारा की बनी हुई या नहीं बनी हुई, लेकिन सिर्फ जो चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है या हमें को फ़ायदा दे रही है वहाँ पर आकर हमें ज़रूर टांग अड़ा देनी है। आप कैसे टैकल करते हैं ऐसे लोगों को? हम लोग जाते हैं जब घर पोलियो में टीमें अक्सर घर में जाती हैं, कोई स्कूल, ये पिछले दिनों कोरोना चल रहा है, इस बार बच्चों को स्कूलों से छुट्टी थी। हम लोग अक्सर जब यूपैक मीटिंग होती है स्कूल के टीचर्स को बुलाते हैं, इमाम मस्जिद को बुलाते हैं, इन लोगों को बुलाते हैं कि आके हमारे साथ मीटिंग में बैठें, बच्चों को गाइड करें। स्कूल में जितने बच्चे हर स्कूल में कम से कम 5 साल से बच्चों के साथ 30 से 35 बच्चों की लाजमी होती है, तो उनको मीटिंग देते हैं, टीचर्स के साथ रखते हैं कि ये इस टाइम पे पोलियो हमारी डेट में होगा, तो आप लोगों को बच्चों को गाइड करना है। अगर स्कूल में बच्चे नहीं मिलते तो हम लोग घरों में जाके बच्चे जो होंगे उनको पिलाएं। फिर भी लोगों को कई ऐसे हैं कि नहीं हम लोगों ने बच्चों को नहीं पिलाना है जी, ये चीज़ इस तरह के हमारे लिए नुकसानदेह है, बच्चों के लिए बीमार हो जाएंगे। हमारे अक्सर गांव वगैरह में जाते हैं जिन इलाकों में हैं, तो वो कहते हैं हम लोग हो गए हैं, हम लोगों ने तो नहीं पिया, बड़े वडेरों ने नहीं पिया, हम लोगों को तो कुछ नहीं हुआ, तो हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, हमारे बड़े वडेरों को कुछ नहीं हुआ इस चीज़ का। तो वो लोग ये चीज़ नहीं समझते कि ये वायरस अब नया है, जिस हिसाब से वो हुआ है, इंडिया ने इस चीज़ पे कंट्रोल पाया, उन्होंने भी इस चीज़ से पिलाया कि बच्चों को गाइड किया कि नहीं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान रह गए। हाँ जी, तो फिलहाल उन्होंने कवर करवाया बच्चों को जैसे भी है।
घर वाले रिफ्यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोगों को फोर्सली करके जैसे भी करके पिलाना पड़ता है, उनको गाइड करके। कई आप उन्हें डराते भी होंगे कि कानून है, फिर इस पर कानून हरकत में आ सकता है, आपको अंदर किया जा सकता है। नहीं पिलाएंगे, डॉक्टर साहब को हम डिप्टी को अपने को इन्फॉर्म करेंगे, वो आएंगे, वो बताएंगे, गाइड करेंगे। नहीं मानते तो उनके खिलाफ, घर वालों के खिलाफ FIR होगी। पिलाने ये लाजमी है, पिलाए बगैर ये जान नहीं छोड़ती। तो खुशी से मान जाए तो बेहतर है। हाँ जी, खुशी से मान जाए बेहतर। थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। जी। बहुत शुक्रिया। मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक ब्रेक ले लूँ पहले। मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक दी हुई है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। और वो मेरा सवाल जो डॉक्टर साहब से था कि हम अक्सर औकात शहरों में रहने वाले, देहात में रहने वालों के मसाइल और हैं, शायद शहर में रहने वालों के और हैं, वो सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं या फिर अपनी छोटी छोटी बीमारियों को इग्नोर करते हैं। इन दोनों में से कौन सी हैबिट सही है? दोनों गलत हैं, क्या करना चाहिए? सही रास्ता कौन सा है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। एक बैठक हमने सजा रखी है और इसका चूँकि मौजू हमारी सेहत है, तो इसलिए आप सबको बहुत गौर से माहिरीन की बातें सुननी चाहिए। और डॉक्टर अली सकरैन साहब जो हैं, उनके सामने मैं सवाल रखने वाला हूँ। डॉक्टर साहब, ये हम खुद, मैं भी शायद इसमें शामिल होऊंगा, बहुत सारे लोग होते हैं कि सेल्फ़ मेडिकेशन पे हम जाते हैं और हम देखते हैं कि ये हुआ, चलें ये मेडिसिन ले लें, अपनी रैक में से निकाला या करीबी मेडिकल स्टोर पे चले गए, ख़ुद से कर लिया। और जब हम देखते हैं कि हफ़्ता 10 दिन 15 दिन उसका इलाज नहीं हो सका हमसे खुद, फिर हम डॉक्टर की तरफ जाते हैं। या फिर ये है कि हम इग्नोर ही कर देते हैं, डॉक्टर हम सोचते हैं मसरूफ़ हैं, कल वक्त निकालूंगा, टेस्ट नहीं करा, तशख़ीस के लिए वक्त नहीं निकालते। तो ये वाले बिहेवियर्स के बारे में आप क्या कहेंगे? पूरी दुनिया में आप देखें कि प्रेस्क्रिप्शन के बगैर मेडिसिन नहीं मिलती और हमारे यहाँ प्रिस्क्रिप्शन के अलावा सारी दवाई अवेलेबल है। ठीक है, ये जो रवैया है ना, ये इस हिसाब से डेंजरस है। मैं 2 मिसालें देता हूँ, चूँकि मैं फ़िज़िशियन और नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। अभी इसहाक साहब ने एक बात की थी अपनी बात में, और उन्होंने कुछ दवाइयों के इस्तेमाल के बारे में, जिसमें पेन किलर का इस्तेमाल था। पेन किलर हमारे माशरे में इतना ज़्यादा उसका यूज़ है कि आपको कहीं पे भी दर्द है, आप दवाई पकड़ते हैं और खा लेते हैं। बिल्कुल सही उन्होंने पॉइंट किया कि किसी को पता ही नहीं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। अब बीइंग अ किडनी स्पेशलिस्ट मैं आपको बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान में अगर हम किडनी डिजीज़ की, गुर्दों की बीमारियों की अगर हम वजूहात पे जाएं, तो तीसरी या चौथी वजह जो है वो दवाइयों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल है। और मरीज़ डायलिसिस पे चले जाते हैं, मरीज़ों के गुर्दे फेल हो जाते हैं। किसी को एंटीबायोटिक रिएक्ट कर गया क्योंकि उसने वो डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर लिया। कोई पेन किलर खाए जा रहा है साल से, वो भले सर दर्द है, जोड़ों का दर्द है, कुछ है, मैदे के अल्सर का बन जाना, मैदे से ब्लीडिंग हो जाना, ये सारे पेन किलर के गैर ज़रूरी इस्तेमाल। और इसकी मिसालें हस्पताल में, क्लिनिक्स के ऊपर रोज़ाना की तौर पर अगर आप डाटा इकट्ठा करना शुरू करें तो आंखें खुल जाएं। दूसरी बात यह है कि इसी तरह चूँकि सेहत के हवाले से, इन्फेक्शंस के हवाले से बात हो रही है। अब देखें, किसी को खांसी नज़ला हुआ है, हम पहले नहीं कि किसी हम माहिर से ये पूछ लें कि हमने क्या ट्रीटमेंट लेना है। हम क्या करते हैं, घर में एंटीबायोटिक पड़ा हुआ है और उसको उठाया और खाना शुरू कर दिया। हमें इतना पता है कि भी अब एक सिंपल सी बात है, आपको वायरल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक क्या करेगा? एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। ठीक है, अगर तो आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसमें तो एंटीबायोटिक आपको हेल्प कर देगा। दूसरा ये है, ये मुआलिज ही बेहतर जान सकता है कि आपको, जिस तरह इसहाक साहब ने बात की कि वो टोटकों के बारे में बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि किस वक्त क्या इस्तेमाल करना, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे मुआलिज आपको बताएगा कि इस डिज़ीज़ में, इस इन्फेक्शन में, वो आपका गले का इन्फेक्शन है, वो आपका लोअर रेस्पिरेटरी चेस्ट का इन्फेक्शन है, वो आपके साइनसेस का इन्फेक्शन है, हर एक में डिफरेंट एंटीबायोटिक या दवाई इस्तेमाल होनी है। सही। अच्छा, आपने क्या किया, आपने रैंडमली एक दवाई पकड़ी और आपने 3, 4 दिन, 5 दिन उसको इस्तेमाल सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर। अब वही जो इन्फेक्शन है जो कि डे 1 पे एडिक्वेट हिट करने से वो कंट्रोल उसका अच्छा हासिल होता, अब वो कॉम्प्लिकेशन फेज़ में जाता है, जिसकी वजह से
आपको उसकी कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ती है, और आप तो इसलिए लंबे अरसे तक दवाई खानी पड़ेगी। और सबसे जो बड़ा मसला पाकिस्तान के मुआशरे का है वो सेल्फ मेडिकेशन है। पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि दुनिया के उन टॉप ममालिक में होगा कि जहाँ पे ये इस तरह। अच्छा, इसके साथ एक और भी मसला जुड़ा हुआ है डॉक्टर साहब, वो ये है कि मुआलिज के पास तो आप चले जाएं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी हैं, MBBS किया होगा उन्होंने, उनके बारे में मशहूर होता है मोहल्लों में कि फ़लाँ डॉक्टर बड़ा चंगा, एक टीका लांदा है तो मरीज़ ठीक हो जाता है। अच्छा, अब आप तहकीक में जाएंगे तो पता चलता है कई लोग स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करवा रहे हैं। आप किसी भी नज़ले ज़ुकाम के लिए भी स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करवा रहे हैं, तो ये कितना डैमेजिंग होता है। और ये वाली तो सिर्फ मुआलिज के पास जाना या फिर अच्छे मुआलिज के पास जाना ज़रूरी है? मैं तो को कर रहा था कि मीडिया पे बैठे हों और ये सवाल आप ना करें। खूबसूरत सवाल है, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये बात हम जनरली करते हैं कि जी मेडिकल कम्युनिटी को हम क्रिटिसिज्म करते हैं, वो अपनी जगह पर जो भी है। यस, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। मैनी टाइम्स ये कंप्लेंट्स लोगों की तरफ से आती हैं, लेकिन यहाँ पे ना दो बिहेवियर बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, आपको दो हिस्सों में तकसीम करना होगा मेडिकल कम्युनिटी को। जो आपके मोहल्ले में बैठा MBBS डॉक्टर है, वो आपका फैमिली फिजिशियन है, वो जनरल प्रैक्टिशनर है। उसका काम क्या है? उसका प्राइमरी काम है कि आपको फर्स्ट एड मेडिकेशन दे के रिलीव करना सिम्टम्स का। चूँकि वो स्पेशलिस्ट नहीं है, डायग्नोसिस और आगे कॉम्प्लिकेशन, इनका ट्रीटमेंट एक स्पेशलाइज्ड मामला है। इसलिए होता ये है कि जब पेशेंट खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या जिस्म दर्द के साथ गया है, अब फिजिशियन का पहला काम, जो जनरल प्रैक्टिशनर है, उसने ये सोचना, वो शायद डायग्नोसिस की तरफ उतनी, हाँ सिम्टम्स के ऊपर वो मेन अपनी ज़हन में बना लेता है। मसलन देखें कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की बात कर लें तो इन्फ्लुएंज़ा में भी, नज़ले में भी ये होता है, ये कोरोना में भी है, ये डेंगू की भी अलामत है, ये मलेरिया में भी आपको जो है ना वो सर्दी और बुखार और ये सारे बाकी इन्फेक्शंस में भी हो जाता है। वो चंद एक अलामात की बेस पर ही फैसला कर रहा होता है, उसके पास कोई टेस्ट या वो कन्फर्मेटरी कोई चीज़ नहीं होती। वो एज्यूम कर लेता है कि लो जी ये इसको साइनोसाइटिस हुआ है, इसको गले का फ्रेंजाइटिस हुआ है, या इसको हुआ है, एज्यूम करके इलाज अच्छा, उसके ऊपर वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको फर्स्ट देगा। यस, यहाँ पे बहुत ज़रूरी है उसके लिए भी कि वो एट लीस्ट थोड़ी सी 1-2 मिनट की हिस्ट्री ज़रूर पेशेंट से ले लें। अगर पेशेंट कोई पहले से किडनी डिजीज़ में है या पहले से वो किसी मैदे की बीमारी में है, तो उसके लिए वही ड्रग वो यूज़ करे कि जो सेफ़र ऑप्शंस हैं। जी। अनफॉर्चुनेटली जब बल्क आपके ऊपर ऐसी है, जिस तरह आप देख लें कि पब्लिक सेक्टर में जब आप एमरजेंसी में जाएं और एक डॉक्टर के ऊपर कम से कम 150 पेशेंट जो उसने विद इन दैट टाइम डील करना है, तो इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि वो एक के पास खड़ा होकर उसकी हिस्ट्री लेगा। वो यही होगा कि जो अलामती तौर पर उस वक्त ट्रीटमेंट है वो रिक्वायर्ड उसको मिल जाएगा। यहाँ पे जो दूसरा बिहेवियर है वो इस तरह हमें करना चाहिए। एक तो मैंने बता दिया कि उस डॉक्टर की ड्यूटी है 1-आध मिनट ज़रूर लगा दे, वो क्विकली पूछ ले आपको कोई गुर्दे की बीमारी, आपको कोई मैदे की बीमारी, उसके मुताबिक फटाफट ये होना चाहिए जी। अच्छा, दूसरा ये है स्पेशलाइज्ड। अवाम का, लोगों का ये ख्याल है, आप एक सर्वे करके देख लें, 2 बातें आपको कॉमन मिलती हैं कि जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल और स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास नहीं जाते। आपको ज़्यादा कहेंगे, एक तो जी बहुत ज़्यादा टेस्ट महंगे हैं, टेस्ट कराए जाते हैं जी, हाँ। दूसरा ये है कि जी खड़े खड़े इतने हज़ार रुपये लग गए। अब यहाँ पे वो बिल्कुल ये नहीं सोचते। मैं अभी भी इस प्रोग्राम की वसातत से कहता हूँ, देखें पाकिस्तान में अगर आप पब्लिक सेक्टर में हस्पताल में रजू करते हैं जहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बैठे हैं, वहाँ पे कोई फ़ीस नहीं चार्ज की जाती। 10 रुपये की पर्ची है, 20 रुपये की पर्ची है। फिर यहाँ पे लोग कहते हैं लो जी लंबी लाइनें लगी होती हैं। आपके पैसे बच रहे हैं, अगर आप लाइन में भी लगकर एक स्पेशलिस्ट को दिखा रहे हैं तो फ़ायदा ही है। जो लोग पब्लिक सेक्टर में नहीं जाते, वो अफोर्ड करते हैं, तो वो प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं। असल देखें, जब हम अपने कपड़े ख़रीदते हैं, हम एक रेस्टोरेंट में बैठ के एक टाइम का खाना खाएं ना, तो हमारा 10,000 भी बिल बने तो हमें कोई वो नहीं चुभता। मैं जाता हूँ तो मैं अपनी पैंट शर्ट लेता हूँ तो 20-20 हज़ार भी ले सकता हूँ।
जहाँ पे मेरी हेल्थ का मसला है ना, ये माइंड सेट है जी। वहाँ पे जैसे ही टेस्ट इवन वो 400 रुपए का आपको कहेगा ना, तो आपके स्पॉन्टेनियस मुंह से एक बात निकलती है, इतना महंगा। हाँ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ हाँ ਸਰ। जी। प्रॉब्लम ही वहाँ से स्टार्ट होती हाँ है। तेन कुछ भी नहीं है, तू ठीक हो जाना है, तू है खा। अब आप एक सिर्फ एक देख लें, अगर हम हेपेटाइटिस के टेस्ट, अगर हम 1 साल में एक दफ़ा एक अल्ट्रासाउंड, एक छाती का एक्सरे जी और जो CBC या यूरिन का टेस्ट, ये मुकम्मल एक पैनल मैंने बहुत मुख्तसर बताया है। हाँ इसकी कॉस्ट गवर्नमेंट के अस्पताल में 1000-1500 रुपया साल में एक दफ़ा। हाँ। और अगर आप प्राइवेट ये दवा। प्राइवेटली भी कराएं तो 4 से 5 हज़ार Exactly। रुपये से ज़्यादा ज़्यादा का नहीं ये है, टेस्ट जी। नहीं है साल में एक दफ़ा। हाँ। लेकिन 70% या 80% आपको गुर्दे की मालूमात, आपको जिगर की मालूमात, आपको पेट की मालूमात, आपको फेफड़ों की मालूमात, यार हम साल में 5,000 रुपया नहीं अपने ऊपर लगा सकते। जी हाँ, सही बात। जो बर्डन इस वक्त पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के ऊपर पड़ा हुआ है, हमारा हेल्थ सिस्टम इस काबिल नहीं है। जी। सीधी सी बात है, ना बजट हमें अलाउ करता है। बीमारियों की देखें आप, अस्पतालों में रौनकें लगी हुई हैं। जी, जी, जी। रौनक लगना डॉक्टर के क्लिनिक पे, अस्पताल में आपके मुआशरे की बुरी सेहत की अलामत जी है। बिल्कुल सही है। ये आपके बिहेवियर्स ख़राब हैं, इसका मतलब है। बिल्कुल सही है। मैं डॉक्टर ब्राक के पास और आपके पास जाता हूँ, लेकिन अगर आप जो यहाँ हमारा इलाका मकीन हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप में से कोई सवाल करना चाहें। जो डिस्कशन हो रही थी, डॉक्टर साहब ने कहा कि जी प्राइमरीली पहले अपने मॉलेज के पास जाएं, उससे सिम्टम्स जो है वो हाँ। क्लियर करें, उसके बाद आप जाएं स्पेशलिस्ट के पास। मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक मरीज़ जाता है लंबी लाइन में लगकर और अपने मॉलेज तक पहुँचता है, ठीक है, मॉलेज उनको देखते हैं कि जी आपके अंदर ये बीमारियाँ हैं, ठीक है, तो आप ऐसा करें कि अभी क्योंकि एक लंबी लाइन लगी हुई है, तो आप मेरे जो है प्राइवेट क्लिनिक पे आ जाइएगा। शाम के इस वक्त जो है मेरा क्लिनिक ओपन होता है, तो ये चीज़ जो है जी बहुत उस पर इफ़ेक्ट करती है। जी जी अगर वही चीज़ वहाँ पे उसको प्रोवाइड कर दी जाए, बता दिया जाए, हाँ ठीक है, कि ये आपके सिम्टम्स हैं और उससे टेस्ट वहाँ पे होते हैं सही है। गवर्नमेंट आप हॉस्पिटल बुनियादी तौर पर आपका सवाल ये है जी। कि डॉक्टर जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करने के बजाय वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे बुलाता है और वहाँ जी। पे तरजीह देता है और करने के उसके लिए। अलावा हाँ। उसके अलावा सर ये भी है कि अगर वहाँ से भी अगर कोई निकल जाए तो फिर ऐसे होता है, मतलब कि ज़्यादातर नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं हाँ। कि वो ये करते हैं कि वार्ड में जो मरीज़ मौजूद होता है, ठीक है, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, वहाँ से भी उनको जो है वो अपने उसमें प्राइवेट तरगीब दी जाती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में। बिल्कुल आपका सवाल समझ आ गया। ये मैं इस चीज़ को जो है ना आपका सवाल समझ आ गया। डॉक्टर साहब इसका जवाब देने से पहले मैं चाहूँगा डॉक्टर अबरार, आप ये एक मुआशरती रवैया है जैसे, और ये सब डॉक्टर्स ऐसा आई एम श्योर नहीं करते होंगे। अब ये नहीं कह सकते आपके ये डॉक्टर्स पढ़े लिखे नहीं होंगे, चलें 5% होंगे, 3% होंगे, मैं मानता हूँ बहुत कम होंगे, लेकिन बहरहाल हैं, ये बात सही उन्होंने सवाल किया, ये पढ़े लिखे तो हैं, वो क्वालिफाइड हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटियों से और आला यूनिवर्सिटियों से तालीम हासिल की है, बेशतर ने बैरून मुल्क से तालीम हासिल की है। ये कैसा मुआशरती रवैया है कि जिसकी वजह से ये मसला होता है? सर बेसिकली इन चीज़ों के होने के लिए ना, मटेरियलाइज मैच्योर होने के लिए हमें एक कौम होना बहुत ज़रूरी है। एक कौम होना बहुत ज़रूरी। अब आप देख लें जो प्रोफेशन है, मेडिकल प्रोफेशन या MBBS, डॉक्टर साहब बैठे हैं तो आपको अखलाकियात, एथिक्स पढ़ाए जाते हैं और बाहर तो एक पूरा सेमेस्टर लगाया जाता है, पूरा एक सेमेस्टर। लेकिन जब हम ऑन कंट्रेरी, जब हम व्हेन वी गॉट इन फील्ड एट दैट टाइम, बहुत सारे डॉक्टर जो हैं, सॉरी टू से, वो उसको एज अ बिज़नेस लेके चलते हैं। ये हमारी एक नेचुरल एटीट्यूड, ये एप्टीट्यूड बन गया। इसी तरह ये हमारा बसीयत मुआशरा, ये हमारा एप्टीट्यूड बनना है कि हमने अपना फ़ायदा देखना है, और उसके लिए हमें एक कौम बनना बहुत ज़रूरी है। कौम हम उस वक्त बनेंगे, हमारा एटीट्यूड उस वक्त बनेगा जब हम हमारे जो अपने मुफादात हैं वो ज़्यादा अहम नहीं होंगे हमारे नज़दीक बनिस्बत दूसरे का मुफाद, उस मुल्क का मुफाद, उस कौम का मुफाद, हमारे सूबे का मुफाद, हमारी कम्युनिटी का मुफाद, हम उस वक्त तक नहीं बन सकते। ये सेंस हमारे अंदर इसी तरह आएगी जब एक पूरी कैंपेन चलेगी। ये किसी एक का काम नहीं है। पाकिस्तान जो है ये बहुत बड़ा मुल्क है, बड़े से मुराद है आबादी, चौथा 5वां बड़ा मुल्क है। इतनी बड़ी आबादी, इतना मुल्क, इतने से रिसोर्सेज,
और ये कैसे मटेरियलाइज होगा। सही है। इसके लिए हमें तमाम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक पेज पे लाना होगा, ऑन बोर्ड लेना होगा जाहिर है सर। इसकी अब इससे ज़्यादा क्या तालीम दी जा सकती है या क्या काउंसलिंग की जाए या मोटिवेशन की जाए कि जी आप ये करें। डॉक्टर साहब इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, लेकिन मैं डॉक्टर साहब पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप इसी में कुछ कहना चाह रहे मैं हैं? इसी में कुछ कहना चाहूँ सद भाई है कि बैठक है हाँ। तो बैठक का हुस्न है वे कि हर को बंदा कोई अपनी राय दे जी, सकता जी, है, जी, ठीक है ना सर। बात ये है कि डॉक्टर जब अपने क्लिनिक से, प्राइवेट क्लिनिक से या किसी जगह पर जो कुछ भी करता, मैं इस पर नहीं करता, हर डॉक्टर ऐसे नहीं है। हाँ। ये तालीम का कसूर नहीं है, तरबियत। तालीम और चीज़ है, हाँ। तरबियत और चीज़ है। सही। और तरबियत बचपन से होती है, हाँ। बड़े होकर नहीं होती। बड़े आते बन जाते हैं और आते कभी छूटती नहीं। जब बच्चा कोई चीज़ खा रहा होता है और उसकी वालदा उसको ये कहती है कि बेटा दूसरे को भी दे और शेयर करो, तो वो सिर्फ उसको ये नहीं कह रही थी कि चीज़ शेयर करो, बल्कि उसकी इतनी बड़ी तरबियत है इसकी कि बेटा जो कुछ आपके पास है वो दूसरों को भी दो। हाँ, और ज़रूरी नहीं है कि वो वालदा गांव में बैठी हुई उसने बहुत वो क्वालिफाइड हो। हाँ, कुछ तो नहीं, बड़ी ऐसा कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। नहीं, हमारे वालिदैन, मेरी वालदा ने को PhD नहीं की हुई थी, ठीक है ना। हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अनपढ़ थी वालदैन, तो वो दूसरे को जब शेयर करवाता है ना तो उसकी तरबियत हो रही है, उस बच्चे को पता चलता है कि मैं आइंदा के लिए दूसरों के लिए भला करना। लेकिन अगर वही बच्चा दूसरे की चीज़ उठाकर खा ले और माँ उसको कहे चंगा किता खा ली, चुप चुप दसना नहीं किसी को, तो फिर उन्हें तरबियत उसकी जो की है ना, वो चाहे डॉक्टर भी बन जाए या कुछ चाहे होगा, प्रोफेसर भी बन जाए, उसके अंदर वो चीज़ रहेगी। तो इसलिए हमारे आइंदा आने वाली नस्ल को तरबियत वो ज़रूरी है। सर मैं एक थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, सॉरी मैं इसमें ज़बरदस्ती इन हो रहा हूँ। मैंने कहा कि हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, जिसमें मीडिया भी है, जिसमें एकेडमी भी है, जिसमें प्रोफेशनल्स भी हैं और तमाम दूसरे भी हैं। अब जब हम कंपैरिजन करते हैं, डॉक्टर साहब भी बाहर रहे होंगे, तो जब हम बाहर देखते हैं, बाहर बच्चों को प्रैक्टिकली सिखाते हैं। बाहर आप जाते हैं, बच्चों को देखेंगे, स्कूल के बच्चों को लेके रेलवे के प्लेटफॉर्म पे लेके बैठे होते हैं कि जी आपने ऐसे टिकट लेना, ऐसे एथिक्स भी सिखाते हैं, वो फुटपाथ पे चलना भी सिखाते हैं। तो लिहाजा ये जो है हमारे अंदर यकजहती, इंटीग्रिटी, नेशनलिज्म और ये बुनियादी मालूमात, ये हमें एक महीने में ये एक तरह से नहीं मिल जाएंगी। हमें मिल के इसके लिए काम करना होगा और सालों काम करना होगा। और जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है, सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते। जी जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर्स बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन चंद एक हैं। तालाब में हमेशा एक मछली ही पूरे तालाब को प्रोफेशन में है, ये मीडिया में भी हैं इस तरह के हर जगह है, हर शोबे में होते हैं। और ये कोई पाकिस्तान का कोई नया फिनोमेना नहीं है। जो क्वेश्चन उन्होंने उठाया ना, वो क्वेश्चन डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ा मसला है, यानी और ये जनरल एक कंप्लेंट है लोगों की कि इस तरह होता है, और ये हमने देखा भी है खुद मेरे साथ, या आप बाकी हर एक के एक्सपीरियंस में ऐसी बात ज़रूर रही होगी। बेसिक हमें ना हेल्थ सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। मैंने इस सवाल का जवाब पार्शली जो पहले अपनी टॉक किया ना उसमें दे दिया है, अगर समझाओ। मेरी प्राइमरी सारी एजुकेशन बाहर से है, मेडिकल की सारी एजुकेशन, उसके बाद मैं पाकिस्तान आया। पाकिस्तान के निज़ाम में और बैरून मुल्क जो दुनिया है उसके निज़ाम में बड़ा फ़र्क है। एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि USA में देखें, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है और वहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है। मेरी एजुकेशन सारी हुई रशिया में। रशिया में कोई प्राइवेट प्रैक्टिस उस वक़्त नहीं थी। अच्छा, सिस्टम में ये है कि सिस्टम में कंसल्टेंट ने डेली 10 पेशेंट देखने हैं, 11वां पेशेंट एक कंसल्टेंट को अलॉट नहीं होना। कंसल्टेंट सुबह 9 बजे से 2 बजे तक अपनी ड्यूटी पे है, 10 पेशेंट की अपॉइंटमेंट फिक्स है। अब उसने 10 पेशेंट को टाइम देना है। अब उसका आधा घंटा लग जाए, पौना घंटा, वो हेड टू टो आराम से बैठ के उसको पता है कि आज की मेरी जॉब इज़ 10 पेशेंट्स। ठीक है। 11वां पेशेंट दूसरे कंसल्टेंट को जाएगा, 20 के बाद 21st पेशेंट तीसरे कंसल्टेंट को चला जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ कि इसको समझने की ज़रूरत है। वहाँ पे इकबाल टाउन का पेशेंट इकबाल टाउन के पॉली क्लिनिक पे पहले रिज्यू करेगा, वो उठ के सीधा मुंह उठा के मेयो अस्पताल नहीं जाएगा या जनरल अस्पताल नहीं जाएगा या PIC नहीं जाएगा। लाहौर शहर 2 करोड़ की आबादी का शहर है। मैं अब पाकिस्तान की तरफ आया हूँ, ज़रा कंपैरिजन करते जाएं और उसके बाद आप यहाँ पे डॉक्टर को कातिल कहना, गुंडा कहना, कसाब कहना, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन ज़रा इसको समझ लीजिएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जब आप कसूर से मरीज़ उठता है, उसके रास्ते में जनरल अस्पताल पड़ता है, उसकी प्रायोरिटी है PIC। मुल्तान में मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मौजूद है, वो चेस्ट पेन होती है, वो उठता है, वो मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में नहीं जाता, वो कहता जी मैंने लाहौर में जाके PIC में दिखाना है। जी।
हमारा कोई फिल्टर, कोई सिस्टम हेल्थ का उसको रोक नहीं रहा। हो ये रहा है कि 1000 बेड का PIC जो कि डिज़ाइन है स्पेशलाइज्ड केयर के लिए, कि अगर वज़ीराबाद में इंस्टीट्यूट में कोई डिफ़िकल्ट केस है तो वो रेफ़र हो, मुल्तान में जो केस हैंडल नहीं हो सकता तो PIC में आए। अब वो सिंपल चेस्ट पेन डील कर रहा है, और वहाँ पे जो एमरजेंसी हर साल 2 साल के बाद 100 बेड की बढ़ा दी जाती है, और इस वक्त भी 5-5 मरीज एक बेड पे होंगे। ये अनफॉर्चुनेटली हेल्थ सिस्टम की खराबी अच्छा, है। अब आप मुझे बताएं, हमारा जो हेल्थ सिस्टम और प्रोडक्शन है वो आपके डॉक्टर्स की उतनी है, आपकी सीटें बड़ी नहीं हैं, बल्कि हाफ ऑफ द पीपल तो आपके सिस्टम की वजह से, जॉब्स ना होने की वजह से मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। जो पीछे आपके पास बंदा बचता है, अगर उस एक बंदे ने एमरजेंसी में खड़े होकर, जिस तरह खुद मेरे भाई ने कहा कि लाइन लगी होती है, वो बेचारा वहाँ पे डील कर रहा होता है। यस आई डू एग्री, इनका जो पॉइंट है वो 1% तक मैं मान सकता हूँ, और ये इंडिविजुअल करैक्टर है। अदरवाइज़ गवर्नमेंट की जॉब, मैंने 15 साल जनरल अस्पताल की एमरजेंसी, शेख ज़ायद की एमरजेंसी, इन सारों को मैंने डील किया है, और हमें पता होता है कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर होता है। ये आप उस वक्त उस बंदे से, आपको मैं अपनी जगह पे खड़ा कर दूँ ना, और जब आपने 150 पेशेंट और आपने सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे हालदाली हो रही होती है, वजह यह है कि हर कोई पेन में है, हर कोई मिजरी में है, अपने जज्बात में है। तो पहले नंबर पर पाकिस्तान का सिस्टम हेल्थ का जो है वो डॉक्टर्स के लिए ये बात 65% आपका पाकिस्तान का निज़ाम प्राइवेट सेक्टर उठा रहा है, 33% 35% पब्लिक सेक्टर है। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि या तो आप गवर्नमेंट इसको स्विच ओवर कर लेना कि 100% दिस इज़ अ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको ट्रीटमेंट देना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, अब प्राइवेट सेक्टर में जब आते हैं, प्राइवेट सेक्टर में 2 चीज़ें हैं, एक प्राइवेट डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है, और एक प्राइवेट बिजनेस के तौर पर डॉक्टर साहब ने बात की है जिसने कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल बनाया है। बट वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अगर इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, वो किसी को मजबूर नहीं कर रहा कि जी आपको कि आप जाएं। यस, जो अफोर्ड कर रहे हैं वो ही वहाँ पे जाके रजू कर रहे हैं। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है, जब भी आप हम में से कोई बंदा भी किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो सबसे पहले उसको वहाँ पे रेट लिस्ट या डिटेल्स मालूम वो रिसेप्शन से करता है। अगर वो उसको उसके मुताबिक होती हैं तो वहाँ पे एंटरटेन होता है, अदरवाइज वो नहीं होता। मैं काउंटर आर्गुमेंट्स जो है वो दिए जा सकते हैं, मतलब जाहिर है हर शख्स चाहता है कि वो बेहतर अच्छी जगह पे इलाज कराए, चाहे उसकी हैसियत ना भी हो। अब किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना, ये बहुत खैर लंबी डिबेट है, मैं वक्त मेरे पास कम रह गया इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा। फैसल, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को अपने गाँव में खुशामदीद कहता हूँ, और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेरे गांव में एक मुआवजा होता है, और वो मुआवजा ये होता है कि हमारे एक डॉक्टर हैं, वो सबको एक ही दवाई देते हैं और आराम आ जाता है। अच्छा। और बाज़ बात ऐसा होता है कि जो लोग इलाज उनसे करवाते रहते हैं, एट द एंड उनको पता चलता है कि वो उनको बीमारी जो उनसे ना आखिरी स्टेज पर पड़ेगी है, वो फिर किसी शहर की तरफ भागते हैं। तो इसके ऊपर मैं ज़रा, वो एक ही दवाई से सबका इलाज करते हैं? एक दवाई से सबका इलाज। कौन सी आप जान पाए हैं, कौन सी दवाई? मैं अभी वो नाम नहीं ले सकता क्योंकि मीडिया पे बैठा हुआ हूँ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਚੱਕ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। सर जी, बात ये होती है कि जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा था कि एक जो डॉक्टर बैठा हुआ है ना, उसके पास जो एक दवाई की बात की ना कि फ़ौरन कोई आराम आता है, उसमें उस डॉक्टर का कसूर नहीं है, उसमें इनका भी कसूर है कि ये जाते हैं तो जाकर फ़ौरन कहते हैं ना ना असी अंदर वड़े हैं तो सानू दर्द तो आराम। तो फिर उसके लिए जादू की गोली एक ही होती है, स्टीरॉइड। वो पकड़ेगा, बांस दी कार्रवाई, सिरिंज परी तो टीका लाता, जब ये उठते हैं दर्द खत्म होता है, वाह उसी डॉक्टर को अच्छा, ये डॉक्टर तो बहुत अच्छा है। तो भाईजान अगर थोड़ा सा सब्र किया जाए
डॉक्टर बड़े को चेक करवाया जाए। जैसे गांव की हमारी महफिल है, तो बात यह है कि हमारे गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों ने ये चाहना है कि मैं जाऊं और मेरा दर्द ख़त्म हो जाए, तो फिर ऐसी ही दवाइयां मिलती हैं, ठीक है ना, जिनके अंदर जादू की पुड़िया होती है और वो स्टीरॉयड होता है, ऐसी चीज़ें नहीं अच्छा, लगानी नाम चाहिए रखा हुआ है गुर्दों में। दवाई का कि वो जादू की पूड़ी देता है फलां सर वो उसी है ना, अब वो गुर्दों को भी नुकसान है, जिगर को भी नुकसान है, ठीक है जी, आपके दिल को भी नुकसान है, चलोगे तो सांस फूलने लग जाएगी। ऐसी चीज़ों से अगर अवॉइड करें तो आपका भी हक बनता है ना, सिर्फ डॉक्टरों का हक नहीं बनता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इसाक आपका, डॉक्टर अब्रार, डॉक्टर अली सकरैन साहब और आप सब दोस्तों का, बिलाल, काशिफ और दीगर अहबाब हमारे साथ मौजूद थे। बुनियादी तौर पर 3-4 चीज़ें हमें समझ आई हैं इस बैठक से। एक तो यह है कि छोटी बीमारी को छोटा ना समझें और उसके ट्रीटमेंट के लिए जाएं। दूसरा, सेल्फ मेडिकेशन से बचें और मुआलिज के पास जाएं। तीसरा ये कि तशख़ीस किए बगैर इलाज कराने से गुरेज़ करें और तशख़ीस को अहम समझें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आप फ़ौरी इलाज या एक पुड़ी से इलाज या एक इंजेक्शन से इलाज कराना चाहते हैं, इस ख्वाहिश को छोड़ दें और नेचुरल तरीके से जो 4-5 दिन के बाद आपको रिलीफ मिलता है या इलाज होता है, उसकी तरफ जाएं। और छोटी छोटी बीमारियों के लिए आप मेडिकेशन, डॉक्टर मुआलिज का मशवरा तो करें, लेकिन मैं ये समझ पाया हूँ कि साथ साथ अगर आप टोटकों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपको एडिशनल बेनिफिट दे सकता है। तो ये आज की बैठक थी। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम आपकी मालूमात के लिए लाते रहेंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।